Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TAT examinations. So students, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पार्लियामेंट के बारे में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देख लिया था कि संसद क्या है, किस तरीके से बनी, वो चीज़ें हमने देखी थी। अब हम जो बाकी के दो क्वेश्चन थे वहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी कंपोजिशन क्या है और वहाँ पे कौन सा इलेक्शन मेथड, किस तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं किसी भी लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो आई बटन पर जाकर पार्लियामेंट की वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो जो हमारी संसद है यानी कि पार्लियामेंट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली, यानी कि दो हाउसेस में डिवाइडेड है। अब वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे, एक है हमारा लोअर हाउस और एक है हमारा अपर हाउस। लोअर हाउस को हम जानते हैं लोकसभा के नाम से और जो हमारा अपर हाउस है उसको हम जानते हैं राज्यसभा के नाम से। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं, इनके बारे में हम कंपैरिजन के माध्यम से देखेंगे ताकि दोनों की चीज़ आपको साथ साथ क्लियर होती चले, आपको पता चलता रहे कि इलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, सीट में किस तरीके से डिफरेंसेस है, रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से डिफरेंस है, वो सब आपको यहीं पे क्लियर होता रहेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया, इसका मतलब है राज्यसभा और इसका मतलब है लोकसभा। अब अगर लोकसभा के बारे में हम देखें तो हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 81 में, वहीं जो राज्यसभा है वो मिलती है हमें आर्टिकल नंबर 80 में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सीट्स के बारे में। तो जो लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स हैं, यानी कि जो अधिकतम सीट्स हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 552। अब ये 552 सीट्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पे जो दो सीट्स हैं ये हैं हमारी एंग्लो इंडियंस के लिए, और जो 20 सीट्स हैं वो हैं हमारी यूटीज़ के लिए, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए, और बाकी की बची हुई 530 सीट्स वो हैं हमारी स्टेट्स के लिए, यानी कि राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश, और ये आंग्ल भारतीय। अब ध्यान रखिएगा कि ये सारी जो सीट्स हैं हमारी 550 जो सीट्स हैं ये हमारी होती हैं कैसी, इलेक्टेड, और ये जो दो सीट्स होती हैं ये होती हैं नॉमिनेटेड। और ये कौन नॉमिनेट करता है इनको? नॉमिनेट करते हैं इनको हमारे प्रेसिडेंट्स। अब समझते हैं कि आंग्ल भारतीय कौन होते हैं। देखिए, आंग्ल भारतीय वो लोग होते हैं जिनके मदर या फादर में से कोई भी एक ब्रिटिशर रहा हो और कोई भी एक, दोनों में से एक इंडियन रहा हो, उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होता है वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पे वो होते हैं हमारे प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास जो सीट है इस टाइम वो है लोकसभा में 545, जिसमें से कि जो डिवीज़न है वो दो हैं हमारे पास यहाँ पे एंग्लो इंडियंस, 13 है हमारे पास यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि केंद्र शासित देशों का राष्ट्र स्टेट्स का प्रेजेंटेशन, और जो बाकी की बची हुई सीट्स हैं यानी कि 530 वो है हमारी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी तरीके से राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में हमें कितनी सीट्स मिलती हैं और प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो राज्यसभा की अगर हम टोटल सीट की बात करें या मैक्सिमम सीट्स की बात करें तो वो हो सकती हैं हमारी 250, जिसमें से कि 12 जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड सदस्य, यानी कि नामित, जिन्हें इलेक्शंस के द्वारा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेंगे, और जो बाकी की बची हुई 538 सीट्स हैं उन पे करवाया जाता है इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड से। अब देखिए, इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को समझते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके को समझते हैं। देखो, जैसे कि जब हम लोग स्कूल्स में होते थे तो क्या होता था कि हमारी क्लास का एक मॉनिटर होता था। अब वो मॉनिटर किस तरीके से बनाया जाता था, क्लास में वोटिंग होती थी, 2-3 बच्चे वॉलंटियर करते थे कि भाई हम मॉनिटर बनना चाहते हैं, जिस बच्चे को ज़्यादा वोट मिलते थे वो बन जाता था हमारा मॉनिटर। तो वो मेथड हो गया हमारा प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने खुद से उसको इलेक्ट करा है। तो यही इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होता है हमारा लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में अब क्या होगा, जो सारी क्लासेस के मॉनिटर बने
ठीक है। सारी क्लासेस के मॉनिटर्स ने क्या करा, अपने स्कूल के हेड बॉय या फिर हेड गर्ल को चूज करा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड जो कि फॉलो होता है हमारा राज्यसभा में। तो आई होप आपको अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में समझ आया होगा। लेकिन अब देखिए, ये तो बात रही हमारी मैक्सिमम सीट्स की। अब हम चलते हैं अपने जो प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ, यानी कि प्रेजेंट में हमारे पास राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं। तो प्रेजेंट में हमारे पास जो सीट्स हैं वो हैं 245, जिसमें से कि फिर से इसमें डिवीजन हुआ है कि कुछ स्टेट्स के पास हैं, कुछ यूटीज़ के पास हैं और कुछ हमारी नॉमिनेटेड हैं। तो 12 सीट्स यहाँ पे नॉमिनेटेड तो हैं ही, बाकी की जो 4 हैं ये हैं हमारी यूटीज़ से आने वाली, और इसके बाद जो हमारी बच जाती हैं यानी कि 229 सीट्स ये मिली हुई हैं हमारी स्टेट्स को। अब देखिए, ये जो 12 सदस्य हैं ये कहाँ से आते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं ये 4 फील्ड से हम इनको ले सकते हैं। पहला है लिटरेचर यानी कि साहित्य, फिर हम इनको ले सकते हैं आर्ट से, फिर हम इनको ले सकते हैं साइंस से, और चौथा जो इनको ले लिया जाता है वो है सोशल वेलफेयर से। अगर कोई व्यक्ति इन चारों फील्ड से है तो वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। अब इसको याद आप किस तरीके से रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि न्यूमोनिक क्लास से। क्लास यानी कि LASS, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, S फॉर साइंस एंड S फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये 4 फील्ड से यहाँ पे लोग नॉमिनेट होके आ सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सीट्स का डिवीजन कहाँ पे, लोकसभा में और राज्यसभा में। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट का एक अपना अलग रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी की ही बात करती हूँ तो यूपी में लोकसभा में हमारे पास हैं 80 सीट्स और राज्यसभा में हमारे पास हैं 31 सीट। लेकिन अगर हम कुछ और स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के पास लोकसभा में केवल और केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सीट है। अब ऐसा क्यों कि एक स्टेट को हमने 80 सीट्स दी हुई है, वहीं दूसरे स्टेट को हमने एक सीट दी हुई है। तो ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। जैसे कि हम जानते हैं जो उत्तर प्रदेश है, अगर मैं सारे राज्यों की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो उसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में उसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हुई हैं। मतलब अगर हम ये बोलें कि जो सीट्स का डिवीजन है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है या डिवीजन है वो किसके अकॉर्डिंग है, एरिया के अकॉर्डिंग है या फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है या किसी और तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट मेथड से चूज़ करके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो कि इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं इलेक्टेड members of state legislative elected member of state legislative assembly, यानी कि जो हमारी राज्यों की विधानसभा होती हैं वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बारे में, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। चेयरपर्सन, अध्यक्ष और वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, सभापति और उपसभापति। देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो चूज करे जाते हैं लोकसभा के मेंबर्स में से ही और लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो हैं ओम बिरला। इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये पेपर में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो कि है अभी प्रेजेंट में एम वेंकैया
नायडू। और अगर मैं वाइस चेयरपर्सन की बात करूं तो वो हमेशा चूज करे जाते हैं राज्यसभा में से ही। देखिए अब यहीं से ये पॉइंट से क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सा सदन है जिसका जो सभापति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि हम जाना अभी हमने कि जो चेयरपर्सन है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, और हम जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और अगर हम यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो है हमारे हरिवंश नारायण सिंह। और ये जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं हमारे, ये हमेशा चूज होते हैं किस में से, राज्यसभा में से ही। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर इनमें से किसी को भी अपना रेजिग्नेशन देना हो यानी कि त्यागपत्र देना हो, मान लीजिए अध्यक्ष को देना है तो वो किसको देगा, वो देगा उपाध्यक्ष को, और अगर उपाध्यक्ष को देना है तो वो देगा अध्यक्ष को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो उपाध्यक्ष चूज होता है वो चूज होता है हमेशा हमारी अपोजिशन पार्टी में से, यानी कि जो विपक्षी दल होता है उसमें से इस उपाध्यक्ष को चूज किया जाता है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि लोकसभा में अपोजिशन पार्टी का क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। तो ये रही हमारी चेयरपर्सन की बात। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की यानी कि वर्किंग पीरियड की। तो ध्यान रखिए जो लोकसभा का वर्किंग पीरियड होता है, जो टर्म होता है, वो होता है 5 ईयर्स के लिए। लेकिन 5 ईयर्स से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। क्योंकि ये भंग हो सकती है इसीलिए हम इसको टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के कार्यकाल की तो इसका कार्यकाल होता है हमारा 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए। लेकिन हर दूसरे साल पे इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब उनका जो कार्यकाल होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखिए इसको समझते हैं कि हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर होते हैं वो किस तरीके से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ग्रेजुएशन करने कॉलेज में गए तो हमें अपने 3 साल पूरे करने होते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि जब हम कॉलेज में पहली बार एडमिशन लिया, जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो सेकेंड ईयर में भी कुछ स्टूडेंट होंगे और थर्ड ईयर में भी कुछ स्टूडेंट होंगे। जिस साल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा उस साल थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे काम करता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इलेक्शन करा लिए 2012 में, 2014 में और 2016 में। तो अब जो 2016 है यहाँ पे हमारा जो वाला ईयर है, इससे पहले जब 2010 में इलेक्शन हुए होंगे और ये लोग इलेक्ट हुए होंगे तो इनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो चुका है। तो 2016 में ये लोग बाहर हो जाएंगे और इसी तरीके से नए लोग इलेक्ट होते रहते हैं और पुराने लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कुछ ना कुछ मेंबर्स तो हर साल बच ही रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या होता है कि राज्यसभा हमारी भंग नहीं हो पाती है। इसीलिए हम इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, यानी कि स्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये था इसका कार्यकाल। अब हम बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए कुछ क्वालिफिकेशंस इनकी सेम है, जैसे कि अगर किसी को लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना है तो सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात वो किसी और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और चौथी बात वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इन दोनों में एक डिफरेंस है मेन, वो है इनकी एज का डिफरेंस। लोकसभा की जो मिनिमम एज है वो है 25 और राज्यसभा के मेंबर बनने की मिनिमम एज है 30 ईयर्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज बताइए या फिर राज्यसभा के मेंबर की मिनिमम एज बताइए। तो ये थे इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस। अब हम चलते हैं इनके कुछ और फैक्ट्स की तरफ जो कि हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं यानी कि जो चेयरपर्सन होते हैं उसको मिली हुई थी कुछ स्पेशल पावर। तो वो कौन कौन सी स्पेशल पावर है, देखिए हमारे पास होते हैं 2 तरह के विधेयक यानी कि बिल। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास साधारण विधेयक और एक होता है हमारे पास धन विधेयक। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन बताता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं हमारी लोकसभा
लोकसभा के स्पीकर। सेकंड, जब भी कभी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, यानी कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसको जो हेड करते हैं वो भी हमारी लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कास्टिंग वोट, यानी कि निर्णायक मत। मान लीजिए कि कोई एक मुद्दा है जिसपे 50% लोग रेडी हैं, यानी कि आधे लोग हाँ बोल रहे हैं और आधे लोग ना बोल रहे हैं। ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन में जो हमारे स्पीकर का वोट होता है वो होता है निर्णायक मत, यानी कि कास्टिंग वोट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो वो चीज़ पारित हो जाएगी और उन्होंने मना कर दिया तो वो बिल वहीं के वहीं पे रुक जाएगा। नेक्स्ट जो इनकी पावर होती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी। किस तरीके से, देखिए जो हमारी लोकसभा होती है वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया की जनता को, भारत की जनता को। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा मंत्री परिषद होते हैं, वो डायरेक्टली जवाबदेह होते हैं किसके लिए, लोकसभा के सदस्य के लिए। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हमें किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है अपनी, तो उसको जो लोकसभा है हमारी वहाँ पर बहुमत हासिल करना होगा, तभी हम सरकार बना सकते हैं। नेक्स्ट, जो उसको पावर मिली हुई है लोकसभा को वो है हमारी धन विधेयक के बारे में, यानी कि मनी बिल के बारे में। अब वो किस तरीके से कि जब भी कोई धन विधेयक शुरू हो सकता है वो हमेशा लोकसभा से ही शुरू होगा और लोकसभा में एक बार शुरू होने के बाद, पारित होने के बाद वो भेजा जाएगा राज्यसभा। अगर राज्यसभा में 14 दिनों के अंदर अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो 14 दिनों के बाद उस विधेयक को ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली वो पास मान लिया जाता है और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। तो ये कुछ पावर्स थी जो केवल और केवल किसके पास है, जो केवल और केवल हमारी लोकसभा के पास है। अब देखिए एक चीज़ और कि जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो हमेशा ज्वाइंट सेशन जनरली बुलाया क्यों जाता है, देखिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है कि जब डेडलॉक हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, मतलब कोई बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई आमने सामने बैठ के इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लो। तो उस टाइम पे जो अगर हम माने कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है। क्यों, क्योंकि देखिए लोकसभा में हमने देखा कितनी सीट्स हैं हमारे पास, 545 सीट्स हैं, वहीं राज्यसभा में हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 245 सीट्स हैं। अब अगर किसी बात पे डिसीजन लेना होता है तो लोकसभा के पास ज़्यादा सीट्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा पावर किसके पास चली जाती है, लोकसभा के पास। क्यों, क्योंकि सबके पास इक्वल वोट ही मिलता है, सबका जो वोट होता है वो एक ही काउंट होता है, तो ज़्यादा पावर किसके पास चली गई, जहाँ ज़्यादा मेंबर है, यानी कि लोकसभा के पास। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म बोली थी अपोजिशन लीडर के बारे में, यानी कि विपक्ष की दल के जो नेता होते हैं वो, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि विपक्षी दल का नेता कौन है। देखिए इसके लिए क्या होता है कि लोकसभा सीट में जिस अपोजिशन पार्टी के पास, यानी कि एक तो हमारी पार्टी वो हो गई जिसने सरकार बना ली, अब जो बाकी बची हुई पार्टियां हैं अगर उनके पास 1/10 सीट्स होती हैं लोकसभा की तो वो बन जाती है हमारी अपोजिशन पार्टी, और जो उसका लीडर होता है वो हमारे बन जाते हैं अपोजिशन के लीडर। तो जो हमने देखा कि जो हमारे वाइस चेयरपर्सन होते हैं किसके, लोकसभा के, वो इसी टीम में से चुने जाएंगे। अब देखिए अब दोनों ही सदन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, दोनों ही सदन के लिए एक बात याद रखनी है, अगर दोनों सदन का कोई भी मेंबर 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित होता है बिना किसी कारण को बताए, तो उसका जो सीट है उसकी अनुपस्थिति के कारण उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको दोनों सदनों के लिए याद रखनी है कि अगर कोई भी सदन का मेंबर 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहेगा बिना किसी कारण के बताए तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है वो है कोरम, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोरम। अब ये कोरम क्या होता है, ये होती है वो मिनिमम संख्या जो किसी भी सदन को चलाने के लिए होती है जरूरी, इसको हम गणपूर्ति के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से डिसाइड होती है, मिनिमम कोरम की संख्या क्या होती है, मिनिमम संख्या होती है 1/10, यहाँ पे भी 1/10 है और यहाँ पे भी 1/10 है। अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545। तो अब देखिए क्या होता है, अगर हमें
को चलाना है, राज्यसभा को चलाना है या लोकसभा को चलाना है तो मिनिमम हमें 1/10 मेंबर्स चाहिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25 मेंबर्स यहाँ पे और 55 मेंबर्स यहाँ पे। तभी जो हमारी सदन की अध्यक्षता है, सदन जो है तभी काम कर सकता है जब ये मिनिमम संख्या प्रेजेंट हो। तो ये था हमारा पूरा सेशन किसके बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। सारे जितने भी फैक्ट्स थे हमारे, जितना भी करंट था वो सब हमने इसमें कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए ऐसे ही। ऑल द वेरी बेस्ट।